नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव काफ़ी दिलचस्प होते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बांकीपुर सीट से उपचुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव को दिलचस्प प्रशांत किशोर ने बनाया है। किस तरह से बनाया और किस तरह से बांकीपुर सीट को ही प्रशांत किशोर ने अपने पहले चुनाव के लिए चुना, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकर्ण। जिस तरह से बांकीपुर में उपचुनाव हुआ और प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, तो पहले अगर बिहार चुनाव की तरफ जाएं तो बिहार चुनाव में उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी सीट से नहीं चुनाव लड़ूंगा, और अब बांकीपुर उपचुनाव जब हुए हैं तो इस सीट को उन्होंने चुना है। तो ये सीट ही क्यों, यहीं से उन्होंने क्यों फैसला किया अपनी चुनावी एक सफर को चुनने का? देखिए, पीके ने बड़ी सोची समझी रणनीति को इस बार अपनाया। चुनाव वो लड़ना चाह रहे थे, विधानसभा का चुनाव, लेकिन वो उन्होंने देखा कि अभी जो है स्थिति माकूल नहीं है उनके लिए, तो लॉन्चिंग को उन्होंने वहीं पे रोक दिया। अब जब परिस्थितियां बदली, नीतीश कुमार चले गए, सम्राट चौधरी की कुर्सी पे वापसी हुई, उनके जगह पे हालात कुछ ऐसे बदले कि नितिन नवीन भी राज्यसभा आ गए राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बनने के बाद। और वो बीजेपी का ऐसा गढ़ है, अभी फिलहाल उसका नाम बांकीपुर है, लेकिन पीछे इतिहास में जाएं तो बांकीपुर सीट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो सीट था पटना पश्चिमी, जहां से उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा जी लगातार 95 से वो जीत रहे थे। इस बार जैसे ही नितिन नवीन राज्यसभा गए, वो सीट खाली हुई। उपचुनाव में सबसे पहले उन्होंने अपने बेहद करीबी बंटी को उतारा, लेकिन उन्होंने नाम वापस ले लिया पारिवारिक स्थिति कुछ बता करके। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा, अगर बीजेपी के सबसे ज़्यादा किसी सक्रिय कार्यकर्ता को ज़मीन पर देखा गया तो वो थे बंटी। लेकिन बंटी निजी कारणों को बता करके वो चुनाव से विड्रॉ कर गए। अब देखिए प्रशांत किशोर ने किस तरीके से काम किया। जब प्रशांत किशोर की कैंपेनिंग को देखें तो पहले ही दिन से, जब उन्होंने अपना नाम दाखिल भी नहीं किया था, नामांकन नहीं करवाया था, उसके पहले से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि भाई पीके ने जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बाढ़ ला दी है, इसको हम डिफेंड करें तो कैसे। उन इलाकों में पीके के कार्यकर्ता गए, उन एक एक मोहल्ले में गए जहाँ पे जाना, मतलब आरजेडी तो भूल ही गई थी। आरजेडी इस बार चुनाव लड़ रही है और उनके कैंडिडेट वही हैं जो पिछले बार नितिन नवीन के खिलाफ में लड़ रही थी, रेखा गुप्ता, वो तीसरे नंबर पर। देखिए अगर पीके की यहाँ जीत हुई है तो उसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि आरजेडी पूरी तरीके से इस चुनाव में निष्क्रिय रही। उसके जो कोर वोटर रहे वो यूँ कहें कि पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए जनसुराज में। अब यहाँ पे अगर वोटों के जातिगत समीकरण देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कायस्थ, जिस जाति से बिलोंग करते हैं नितिन नवीन, उसके बाद जो है दूसरी जातियाँ भी हैं, तो वो भी वहाँ पे स्वर्णों की आबादी काफ़ी है। ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं। उसके अलावा ओबीसी की और दूसरे कास्ट हैं, ईबीसी की भी कास्टें हैं, चंद्रवंशी हैं। तो लेकिन ओबीसी में सबसे मतलब कास्तों के बाद सबसे ज़्यादा आबादी किसी की है तो यादवों की है। अगर हम वोटिंग का पैटर्न देखें जिस तरीके से आया है, तो रेखा देवी तो बहुत तीसरे नंबर पे, इतना कम वोट आया है कि उसके बारे में सोच भी नहीं, बीजेपी सोच भी नहीं सकती थी कि हमारा जो मेन अपोनेंट है आरजेडी, उसके कैंडिडेट को अगर 20,000 से नीचे में सिमट जा रहा है तो फिर उनकी तो हार तय थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बांकीपुर सीट के इलाके, अलग अलग इलाकों में देखें, तकरीबन मैं पटना का ही निवासी हूँ, तो बांकीपुर मैं कम से कम 6 साल रहा। बांकीपुर में वहीं से रह करके मैंने पढ़ाई की, तो 6 साल रहा। अलग अलग मोहल्लों को मैंने देखा है। मोहल्ले वाइज अगर देखें तो जो काउंटिंग में जो नतीजे आ रहे हैं, तो उन मोहल्लों से बीजेपी, उन बूथ से बीजेपी हारी है जहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता। जहाँ से 90 से 95% वोटिंग होती है वो बीजेपी के पक्ष में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे कायस्थों की संख्या है, वहाँ पे यादव भी होते हैं, वहाँ पे ओबीसी के दूसरे, इवन अगर देखा जाए कि जहाँ पे मुस्लिमों का गढ़ है बांकीपुर के सीट में, वहाँ से पीके एकदम
सीधे क्लीन स्वीप मार रहा है। मतलब इस बार मुसलमानों का भी वोट उनके पक्ष में रहा है बांकीपुर सीट से। यूँ कहें तो आरजेडी का जो कोर वोटर है, यादव मुस्लिम, मुस्लिम जी। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, यादव भी बटे। यादवों को लगा इस बार कि नहीं, अगर हम वोटिंग कर रहे हैं तो हमारे कैंडिडेट अगर नहीं जीतने वाले हैं तो हम इस बार वोट को बर्बाद नहीं करेंगे। लगातार ऐसा पैटर्न रहा है कि आरजेडी के वोटर इतने कमिटेड रहते हैं आरजेडी को लेकर के, खास करके यादव, कि वो अपने वोट को बर्बाद नहीं करते हैं। भले ही उनका कैंडिडेट हार जाए लेकिन वोट देंगे तो आरजेडी को है। खास करके यादवों में ये देखा गया है। तो इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ है कि यादव ने अपना वोट डिसाइड किया शिफ्ट करने का? देखिए, इस बार ऐसा है कि जिस तरीके से पीके ने कैंपेनिंग की, अगर कैंपेनिंग को इनको स्टार्टिंग से देखी, अगर शुरुआती दौर से देखी, इस बार कैंपेनिंग डोर टू डोर कैंपेनिंग, वैसे गलियों में लोग जहाँ जहाँ जाना नहीं चाहते, आज भी अगर मतलब मुझे लगता है कि बांकीपुर का सबसे जो इलाका है, सबसे सघन इलाका है, जक्कनपुर होता है। तो जक्कनपुर में ऐसी ऐसी गलियाँ हैं जहाँ थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाए तो पूरी तरीके से वो नाले में तब्दील हो जाते हैं। नाले की पानी पूरा मतलब घुटनों भर पानी होता है। तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का सबसे ज़्यादा दिक्कत है, और वो इलाका सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। वहाँ से तो मुझे लगता है 90 प्लस में वोटिंग अगर होती है किसी के पक्ष में तो बीजेपी, दूसरा कैंडिडेट उसके सामने होता नहीं। हालांकि वहाँ पे खास करके ओबीसी में जो बिरादरी है गुप्ता है, तो उनकी भी अच्छी खासी आबादी, लेकिन जब भी ये अगर आरजेडी का भी देखे कैंडिडेट कौन है तो रेखा गुप्ता, फिर भी वहाँ पे उस इलाके में पूरी तरीके से क्लीन स्वीप मार रही है। बीजेपी का भी अपना जो कोर वोटर है वो भी नहीं वोट कर रहा है। कुछ ऐसे वीडियोज भी आए थे जहाँ पे जो युवा वोटर थे वो बिल्कुल खिलाफ थे कि नहीं भाई, इस बार हम कुछ बदलाव चाहते हैं, हम हमारे इलाके में जो डेवलपमेंट है वो उस तरीके से नहीं हो रहा है जो होना चाहिए और दूसरे इलाकों की तरह। हालांकि बांकीपुर कहें तो मतलब कि पटना का सेंट्रल एरिया है, पॉस इलाका भी इधर इसमें बहुत सारे आते हैं। फिर भी इस तरीके से अगर पैटर्न देखें तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो आरजेडी के कोर वोटर थे वो पूरी तरीके से लगभग शिफ्ट हो गए हैं जनसुराज में। अगर जनसुराज का इतने कम परसेंट 35% अगर वोटिंग होती है, 35% वोटिंग में अगर इस तरीके से वोटिंग के पैटर्न का काउंटिंग में जो पैटर्न आया कि किस तरीके से बीजेपी के वोटर मतलब घट गए, वोट घट गया, जो मार्जिन इतने बड़े बड़े मार्जिन से बीजेपी नितिन नवीन जीतते आ रहे थे अब तक, अगर उनका कैंडिडेट नीरज सिन्हा उसके कहीं आसपास भी नहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं जो उनके वोटर थे वो घस के जनसुराज की तरफ। प्लस जो आरजेडी का वोटिंग पैटर्न अब तक रहा था, आरजेडी के कैंडिडेट को अगर उस तरीके से वोट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जो वोट अपोजिशन का था वो अपोजिशन का वोट दोनों तरफ से, अपोजिशन का और सत्ता पक्ष का दोनों का वोट था वो जनसुराज की तरफ, यानी कि प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हुआ है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर बिल्कुल क्लीन स्वीप। अच्छा, एक वजह और हो सकती है ऐसा कि बीजेपी इस सीट पर इतनी कॉन्फिडेंस थी कि उन्हें लगा था ये सीट तो वो जीतेंगी ही, क्योंकि हमेशा से जीतते आ रही, तो उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि प्रशांत किशोर भी एक प्रमुख दावेदार हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, और यही वजह रही कि इस सीट को काफ़ी हल्के में बीजेपी ने छोड़ दिया। देखिए, बीजेपी ने हल्के में तो उसी दिन ले लिया था जब उन्होंने कैंडिडेट बदला था। कैंडिडेट बदलने का मतलब जो पब्लिक के बीच में है वो एक परसेप्शन बन गया था कि कहीं ना कहीं दूसरा, जब उनकी जब वीडियोज आए कैंपेनिंग के दौरान के कुछ ऐसे जो खुद उनका कैंडिडेट ही असहज हो रहा है, मीडिया से बात नहीं कर पा रहा है, और यही एडवांटेज ले गए प्रशांत किशोर। पूरी तरीके से उस तरीके से नैरेटिव सेट करने में वो काफ़ी इस बार आगे रहे। और ख़ास करके आपको याद होगा वोटिंग से एक दिन पहले जिस तरीके से रात में जो पटना पुलिस के साथ उनका जो हुआ वो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज ले गया उनको। प्लस इस बार सबसे मायने जो रखता है कि जो आरजेडी के लिए, आरजेडी अब तक चुनाव में जो भी करते आ रही थी कि वो एक उनका एक जो कॉम्बिनेशन था, माई समीकरण था, वो माई समीकरण तो यूँ कहें कि जस्ट अपोजिट हो गया, और वहीं प्रशांत किशोर के लिए प्लस पॉइंट हो गया।
अच्छा, एक चीज़ और, बिहार में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस टाइम पे भी प्रशांत किशोर ने बहुत कोशिश की थी। उन्होंने जन स्वराज की तरफ से पूरा मार्च निकाला था। 2-3 महीने पहले से ही धरातल पर उतर के वो काम कर रहे थे, ग्राउंड पे काम कर रहे थे। बट जिस तरह से उन्हें एक भी सीट नहीं मिले, वो काफ़ी शॉकिंग था। तो अब ऐसा क्या हुआ कि लोग धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, प्रशांत किशोर पर भरोसा दिखा रहे हैं, जन स्वराज पार्टी को एक मौका दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं विधानसभा चुनाव और इस उपचुनाव में। तो क्या ऐसा बदला, क्या ऐसा शिफ्ट हुआ? देखिए, उस चुनाव को अगर गौर से देखेंगे तो कहीं न कहीं उनका जो कैंपेनिंग था वो नेगेटिव कैंपेनिंग में चला गया था। हुँ, वो किसी पर्सनल को अटैक करने के चक्कर में पूरे कम्युनिटी को अटैक कर जा रहे थे। अच्छा। अगर अगर आपको किसी कम्युनिटी का वोट चाहिए, तो अगर आपको ओबीसी का वोट चाहिए, तो ओबीसी को नेताओं को टारगेट करने के चक्कर में अगर पूरे कम्युनिटी को टारगेट कर दे रहे हैं कुछ ज़्यादा ही डीपली जा कर के, तो वो कहीं न कहीं, और ख़ास करके विधानसभा चुनाव में देखें तो उस समय उनके बयानों को अगर उठा के देखें तो उस समय उनके बयानों में लगता है जिस तरीके से पहली बार वो चुनाव उनकी पार्टी लड़ रहे थे, जो उनका बड़बोलापन था वहीं उनको पे भारी पड़ गया था। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी वाणी पर संयम रखा, और कुछ जो विवादास्पद बयान होते हैं इस बार उन्होंने काफ़ी कंट्रोल में खुद को रखा, और सिर्फ उनका फोकस था चुनाव लड़ना हुँ। और विवादों से बिल्कुल दूर रहना। चलिए, बांकीपुर सीट से जी। एक इस जो पीके की जीत है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पे हर कोई गौर नहीं कर रहा। बड़ा फैक्टर है खान सर वर्सेस वो जो कोचिंग वाला जो अभी हुआ था कोचिंग पूरा वाला विवाद। जो विवाद हुआ था। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो पूरा सोशल मीडिया पट गया था उसमें खान सर वर्सेस हुँ। रोशन अभी आनंद। हाँ, रोशन आनंद को मैं 6 साल मैं भी पटना रहा हूँ, मैं ये नहीं जानता था कि रोशन आनंद सर जो है वो यादव हैं। खान सर तो उनका टाइटल से ही पता चल रहा है। लेकिन इस प्रकरण ने बिल्कुल ऐसा किया कि 2 फाड़ में हो गया। जो तेजस्वी यादव का जो माय समीकरण होता है वो 2 फाड़ हो गया। यानी कि सीधे-सीधे सोशल मीडिया पर अगर देखिए, लोग आम एक जो मुस्लिम और यादवों के बीच में होता था, भाईचारा होता था, और जो संबंध रहते थे, पॉलिटिकली संबंध, वो भी बिल्कुल कहीं न कहीं तार-तार हो गए। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अगर 1 महीने पहले चले जाइए तो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मिल जाएँगे। बिल्कुल यादव मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ हो गए। यही वजह है कि जो जिस मुस्लिम इलाके से जो वोट काउंटिंग का जो निकला है डेटा, उसमें आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 90 से 95%, अभी तो डेटा पूरा डिटेल नहीं आया, आ जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा। 95% क्योंकि अलग-अलग बूथों से जो पैटर्न आ रहे हैं, तो 90 से 95% वो वोट जो हैं कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को गया है। यानी कि जो नाराज़गी मुसलमानों को यादवों को लेकर के थी, वो इसमें वोटों में कन्वर्ट होता दिख रहा है। अगर यही नाराज़गी रही मुसलमानों की, क्योंकि यादवों के बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल ने खान सर को अपोज करने के लिए अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्मों पे बहुत कुछ बोला, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी ने इसको इस बार अपोज करते हुए उसको वोटों में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो मुस्लिम वोटर्स जो है वोट करते थे हमेशा आरजेडी को, इस बार आरजेडी को न करके प्रशांत किशोर के, यानी कि उनको जो अगर वो बीजेपी के खिलाफ ही जाना है तो क्यों आरजेडी के पास जाए। इसके लिए उनके पास एक नया जगह मिल गया, जन स्वराज। यही वजह है कि प्रशांत किशोर इस बार चुपचाप बिल्कुल अपने रणनीति पे काम करते रहे, और यादवों से मुसलमानों को दूर करने में भी वो सफल रहे। जी। यही तो वजह है कि ये बीजेपी एक यहाँ बड़ी से वजह सामने आ रही है। तो बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर की जीत हुई है और ये जीत काफ़ी कुछ बयां करती है। जैसा कि इस पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया कि क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जो प्रशांत किशोर को जो जीत विधानसभा चुनाव में बिहार के नहीं मिल पाई थी, वो बाई इलेक्शन में मिली है। और अभी क्या-क्या चीज़ों पर विकल्प एक तौर पर देखा जा रहा है कि एक नया विकल्प अब जन स्वराज के तौर पर लोग देख रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है। अब देखना यही होगा
होगा कि प्रशांत किशोर को जो ये जीत मिली है, इस जीत के बाद अब आने वाले समय में प्रशांत किशोर किसके लिए मुश्किलें खड़े करते हैं, वो किसके लिए ज़्यादा जो है आगे चलकर वो मुश्किलें खड़ी करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो जाए या आरजेडी हो जाए, तो ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं और प्रशांत किशोर की जीत के बाद अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर किसके लिए सबसे ज़्यादा टफ साबित होते हैं। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।